प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब तय, पाकिस्तान सफारती सतह पर मुतहर्रिक, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी की आर्मी चीफ समेत अहम मुलाकातें, रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या प्लान मुरतब किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर दोबारा कातलाना हमला, ट्रंप ने कैमला हैरिस पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में बाजी कौन पलटाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारियां कर ली, हुकूमत ने महाज बिलावल के सुपुर्द कर दिया। साबिक सदर अलवी की भी मौलाना को मनाने की कोशिशें, मुश्किल में फंसी हुकूमत को रिलीफ कौन दिला पाएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लबनान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके, हिजबुल्लाह के मुतादिद जंगजू हलाक, 2800 से जायद अफराद जख्मी। लबनान में तैनात ईरान के सफीर मुश्तबा अमानी भी मवासलाती डिवाइस फटने से जख्मी, बड़ा हादसा। मवासलाती आलात के फटने की आखिर वजह क्या बनी, क्या मवासलाती डिवाइस को इसराइल ने हैक किया है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो इस वक्त सामने आ रहा है। इन मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन के लिए सीनियर दिफाई तज्जियाकार है और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इनकी गहरी नजर है, कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान यूसुफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमेरिका है, एक तो ये जिस तरह के हालात में दौरा अमेरिका सामने आया है मंजर आम पर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या देख रहे हैं, और दूसरा ये बताएगा कि ये इनविटेशन पे जा रहे हैं या खुद से ये प्लान किया है विजिट। देखिए, हर साल सितंबर में यूएन जनरल असेंबली का सालाना इजलास होता है और उसमें तमाम दुनिया के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट्स जो है वो जाते हैं। और उसके लिए ऑफ कोर्स क्योंकि ये यूएन का इवेंट है तो तमाम जो दुनिया के लीडरान है उनको ये जाता है। और बुनियादी तौर पर एक तो यूएन जनरल असेंबली में खिताब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ जो रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ हैं, फिर जो अपनी पॉलिसीज रहती हैं उनको शोकेस करने का आपको मौका मिलता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में आमतौर पर दुनिया भर से तमाम जो रहनुमा है वहाँ पर बेशतर मौजूद होते हैं, तो वो एक छत तले आपको मौका मिलता है कि जिनसे अदरवाइज आपकी शायद उस तरीके से मुलाकात ना हो पाए, क्योंकि दुनिया में तमाम जो लीडर्स होते हैं आमतौर पर मसरूफ होते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी, कि जो भी उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनको एडवांस करें। और इसलिए आई थिंक ये विजिट इम्पोर्टेंट है। जो कमिंग विजिट ऑफ कोर्स इसके भी साइडलाइंस के ऊपर कई मुलाकातें होंगी, और जो मेरे नज़दीक आई थिंक जो इम्पोर्टेंट मुलाकात है, दो कि पाकिस्तान में हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो बांग्लादेश के इस वक्त जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, आई थिंक कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रोफेसर यूनुस के दरमियान मुलाकात हो, और मुमकिन है कि मुलाकात होगी। और मुलाकात अगर हुई तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक आफ्टर मैनी ईयर्स एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है 15 साल शेख हसीना वाजिद जब रहीं तो उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल घास नहीं डाला, हाई लेवल इंगेजमेंट बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि वो शेख हसीना जो हैं भारत की बिल्कुल पपेट थी और पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मूव वो भारत से इजाजत लिए बगैर नहीं करती। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ऑफ कोर्स और भी कई जो मीटिंग्स हैं वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अच्छा कामरान, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इसको किस तरह से देख रहे होंगे। लाइक ये एक बड़ा दौरा है पाकिस्तान के लिए, जो दौरा अमेरिका होता है वो हमेशा अहमियत का हामिल होता है। उनके नज़दीक क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो वो इस दौरे से हासिल करना चाहेंगे? देखिए, ये पहली मरतबा वो नहीं जा रहे, पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो जा चुके हैं यूएन जनरल असेंबली में। और जैसे मैंने कहा कि जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ऑब्वियसली आपको जो आपके दोस्त हैं उनसे अपनी मजीद दोस्ती कैरी करने की ज़रूरत है, और जो आपके एडवर्सरीज हैं उनको किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको एक मौका मिलता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव एडवांस कर सकते हैं। दूसरा आई थिंक इसकी सिग्निफिकेंस इस मरतबा ये भी है क्योंकि आपको पता है कि 1 जनवरी से यानी कि अगले साल 2025 पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि मुंतखब हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गैर मुस्तकिल रुकन होता है, तो 2 साल के लिए पाकिस्तान जो हिस्सा होगा, जो 15 रुकनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। और जब आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑब्वियसली मेंबर होते हैं, इवन गैर मुस्तकिल हों,
तो उसमें भी ऑब्वियसली आपको बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। तो आई एम श्योर कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाएंगे तो जो भी वो ग्राउंड वर्क है या जो भी पाकिस्तान किस तरह का रोल प्ले करना चाहेगा जब 2 साल वहां पर एज अ पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहेगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये विजिट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए यकीनी तौर पर वो दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे कि वो आए पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, और आई थिंक यही ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका, आपने बड़ा तफसील से बताया। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर जो है, आई डोंट नो कि हाउ ट्रू दे आर, आप इनको बेहतर समझते हैं इसलिए उस पर कमेंट कर सकते हैं, कि वाशिंगटन पे जाना है कि जो बाइडन के वो खाने की बात आ रही थी, खबरें आ रही थी अनकन्फर्म्ड, या सिर्फ न्यूयॉर्क में जाएंगे, असम्बली से खिताब करेंगे और वापस आएंगे? इसकी अभी तक मेरे ख्याल में तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि अगर तो मेरा ख्याल है अगर आप जो बाइडन को अदरवाइज देखें जब से वो सदर मुंतखब हुए, उन्होंने तो एक कम्प्लीटली पाकिस्तान को इग्नोर किया। आपको पता है कि उन्होंने इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं की। इवन उस मौके के ऊपर जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थे, जब उनका इनखला हो रहा था और अमरीकियों को पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, शहबाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ खतों का एक्सचेंज तो जरूर हुआ, लेकिन अगेन उन्होंने कोई टेलीफोन पर बात नहीं की। अब भी जब ये मुंतखब हुए तो कोई इस तरह की हाई लेवल जो है ना इंगेजमेंट नहीं हुई। तो गिवन द फैक्ट कि अब जो बाइडन चंद महीनों के मेहमान हैं, एक तो अगर पाकिस्तान ये मीटिंग सीख भी कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज एडवाइजेबल, गिवन द फैक्ट कि चंद महीनों के बाद एक जो नई गवर्नमेंट वहां पे या नए जो सदर आएंगे, तो मेरे लिए बहुत हैरान कुन होगा कि इस मौके के ऊपर अगर प्रेसिडेंट बाइडन शहबाज शरीफ को या किसी भी पाकिस्तानी लीडर को ऑडियंस दें, क्योंकि वी हैव टू एडमिट वन थिंग कि माजी में अगर तो पाकिस्तान एक बड़ी प्रायोरिटी हुआ करता था, तो अब अगर आप वॉशिंगटन में लोगों से बात करें, जो मेरी भी बात होती रहती है, तो पाकिस्तान वहां पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। कई लोग कहते हैं कि हमेशा हमें गिला रहता था कि जब वॉशिंगटन से या कैपिटल हिल से बात आती थी तो पाकिस्तान पर तनकीद होती थी, डू मोर, पाकिस्तान पर इल्जामात लगते थे दहशतगर्दी के। तो अगर वहां पे खामोशी है तो पाकिस्तान उसको एज एन एडवांटेज भी ले सकता है कि अगर पाकिस्तान के हक में बात नहीं हो रही तो पाकिस्तान के खिलाफ भी बात नहीं हो रही। लेकिन एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक सो कि जो बड़े इस वक्त इशू हैं, यूक्रेन हो, मिडिल ईस्ट हो, उसको अगर आप सामने रखें तो पाकिस्तान फिगर्स एनीवेयर इन द यूएस पॉलिसी। तो फिर हम ये समझें आपकी बात से कि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब अमेरिका विजिट पे नहीं जा रहे, वो यूएन और जनरल काउंसिल के विजिट पे जा रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है जो पहली या आखिरी विजिट थी किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जिसको वाइट हाउस ने जिनको इनवाइट किया था और वहाँ पे गए थे, मुज़ाकरात मुलाकात हुई, वो तो इमरान खान साहब की थी 2019 में। मेरा ख्याल है ट्रंप जब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, उसके बाद तो ऑफिशियली तौर पर तो किसी प्राइम मिनिस्टर की कोई विजिट हमें नज़र नहीं आती। ये मतलब यूएनओ के असम्बली में जाना दैट्स मतलब नॉर्मल, वो हर साल कोई ना कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते रहते थे, ये तो एक तरह का रस्म है, रिवाज है या जो भी है। तो इन अदर वर्ड्स ये 2019 के बाद तो कोई अमेरिका की विजिट नहीं है कि अमेरिकन ने हमें इन्वाइट नहीं किया। एग्जैक्टली, आई थिंक इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि 2019 जुलाई आखिरी मरतबा कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का लीडर है, उसको व्हाइट हाउस आने की दावत दी गई, और उसमें भी आई थिंक जो कलीदी किरदार अदा किया था, आपको पता है कि एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो एक गैर रिवायती सियासतदान है, और फिर एक आध जो उनके करीब समझे जाने वाले कांग्रेसमैन थे वो इमरान खान के फैन थे। उसकी वजह से ही पाकिस्तान को मौका मिला कि डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करें विद जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एंड देन आई थिंक उस वक्त हमारे शुरू में जो सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैंने भी उस वक्त स्टोरी की थी, तो मोहम्मद बिन सलमान उनका बड़ा क्लोज लिंक है जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद थे, जैरेड कुशनर, तो उन्होंने भी एक रोल प्ले किया था। तो उस तरीके से वो इन्विटेशन जो है वो मैनेज हुआ था व्हाइट हाउस से। लेकिन जो बाइडन जब सदर बने, तो आपको पता है जो बाइडन इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे पहले फॉरेन रिलेशंस कमेटी के वो चेयरमैन रहे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर्स। और कैरी लूगर जो बिल आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी के दौर में आया था, उसके असल जो इनिशिएट किया था, उसके असल जो ऑथर थे वो जो बाइडन थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर हम सिविलियन एड बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंस पर कम रिलाय करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर खर्च करेंगे, तो शायद अमरीकी मफादात के लिए बेहतर है। लेकिन जो बाइडन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सियासतदानों को इतना करीब से देखा था
शायद वो अपनी असेसमेंट में इस नतीजे पे पहुंचे कि इन पाकिस्तानियों का कोई इलाज नहीं है, तो शायद उन्होंने फिर बेहतर समझा कि उनका बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बारे में जो जानना है वो एक्चुअली डिसएडवांटेज साबित हुआ हमारे लिए। तो इसी वजह से आई थिंक उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की उस तरीके से वैल्यू भी नहीं रही, गिवन के अफगानिस्तान से वो निकल के यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। बताया कि खान साहब से रिलेटेड कुछ जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, जिसके बाद उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, ट्रंप साहब खुद भी मिले, उनकी फैमिली भी मिली, ये मतलब अनयूजुअल था हमने देखा, और साथ में तस्वीरें भी खींची गई, सब कुछ हुआ। तो बाद में खबरें सामने आई कि बेसिकली ट्रंप साहब और उनके दामाद जो हैं, जो हमारा रूजवेल्ट होटल है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, उसको परचेज करने में भी बड़ी दिलचस्पी रखते थे। और जो पैम्परिंग की जा रही थी खान साहब की और उनके एंटोराज की, उसके पीछे स्टोरी, जूसी स्टोरी ये भी निकली थी। बाद में यहाँ पे ये इसकी ये कैमा कमेटी जो थी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की दीगर कौमी असम्बली सेनेट में, तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म भी किया था कि जनाब के ट्रंप एंड कंपनी जो है वो रूजवेल्ट होटल को लेने में इंटरेस्टेड थे। सो अगेन कैन वी लिंक इट कि इट वाज बेस्ड ऑन बिजनेस, कि जनाब कि हमें शायद ये रूजवेल्ट मिल जाए। और मुझे याद है वापस आके मैंने भी स्टोरीज की थी, तो उस वक्त एक कमेटी भी बनाई गई थी इसको प्रोसेस करने के लिए, बेचने के लिए, और हमारे दोस्त मेहरबान जुल्फी बुखारी साहब को उस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया था, जो इमरान खान साहब के साथ थे, वाइट हाउस में मौजूद थे। तो बहुत सारे लिंकेजेस ये भी आते हैं सर कि ट्रंप साहब की एक वजह जो है प्यार मोहब्बत की रूजवेल्ट होटल भी था। सर कोई आपकी खबर? देखें, ये अगर लार्जर स्कीम में देखें, ट्रंप बेसिकली हैं तो बिजनेसमैन, और कहते हैं कि वो बहुत अच्छी डील करते हैं। और रूजवेल्ट होटल की आपने बात की, न्यूयॉर्क की जिस लोकेशन पे वाक़या है, कहा यह जाता है कि जो न्यूयॉर्क के अंदर जो 3% जो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज है उनमें से वो एक है। तो इसमें कोई आई थिंक गिवन कि वो खुद एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो ये ऐन मुमकिन है। लेकिन आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक ये ऑब्जेक्टिव होगा। जो मुझे लगता है कि अब अगर हाइंडसाइट विजडम जो है वो हमेशा आसान होता है, लेकिन अगर आप उसके बाद की डेवलपमेंट्स देखें, सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था उस वक्त जनरल बाजवा साहब का भी शायद यही ख्याल था। उससे पहले आपको पता है कि CPEC का आगाज हमने किया था, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा डीपन हो गए थे, सेकंड फेज शुरू होने वाला था। अब अगर आप उनको कैलकुलेट करें, डोनाल्ड लू ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि CPEC तो 2019 से ही बंद हो गया था। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अमेरिका का, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को चीन से दूर करना था। और नोइंगली और अननोइंगली उसमें आई थिंक अमेरिका कामयाब भी हुआ, वो सेकंड फेज कभी भी आगे ना बढ़ सका। तो मुझे लगता है कि उसका लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को बुला के, आर्मी चीफ को उस वक्त के DGISI सारों को प्रोटोकॉल दे करके ये मैसेज करना कि जी हम आपके साथ हैं, उनको लारा लगा दिया। और हमने थोड़ा हाथ आपको पता है खींच लिया। आपको पता है रजाक दाऊद की स्टेटमेंट्स, इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट्स IPPs के बारे में, उससे चीनी बड़े नाराज हुए। तो मैं सिर्फ एक वो डील की हद तक नहीं देखता, आई थिंक जो लार्जर उसमें ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, उसमें उस वक्त वो कामयाब हुआ। जॉन बोल्टन थे मेरा ख्याल, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, जो सिक्योरिटी के एडवाइजर भी थे ट्रंप साहब के दौर में, उनका एक आया था इंटरव्यू आया था, मैंने सुना था, आपने यकीनन सुना होगा, मिस नहीं कर सकते। उसमें इमरान खान साहब की बड़ी तारीफें कर रहे थे कि जी हमें खान साहब को हमें सपोर्ट देनी चाहिए, हमारे लिए वो बेहतर वो साबित हो सकते हैं विज़ा विज़ ये चाइना। आपने मेरा ख्याल है यकीन जॉन बोल्टन का वो इंटरव्यू सुना होगा। एग्जैक्टली, आई थिंक वो तो उसके बाद भी इवन के उनको तो फिर ट्रंप ने फारग भी कर दिया था, लेकिन अभी भी वो खुलकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो वो बहुत ही राइट विंग किस्म के, जो प्रो इजरायली और जो एंटी मुस्लिम आप कह सकते हैं कि उनको समझा जाता है, बहुत सख्त उनका मौकफ है। और इसके हवाले से बहरहाल उनका जो व्यू है वो बहुत सिंपैथेटिक है। तो अगर आप ओवरऑल आप देखें तो आई थिंक उस वक्त ऑब्जेक्टिव यही था कि जिस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात तेजी से बढ़ रहे थे चीन के साथ, तो उसको आई थिंक वो रोकना था। और उसमें आई थिंक जो उस वक्त के हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो आर्मी चीफ थे, ISI के चीफ थे, शायद उनको भी ये लगता था कि हम ज्यादा ही चीन की तरफ झुक गए हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। और वो इस उम्मीद में थे कि जी अगर हम ये करेंगे तो शायद हमें अमेरिका बहुत कुछ दे देगा। तो वो उनकी एक शॉर्ट साइटेडनेस थी कि अमेरिका को, आपको पता है कि अफगानिस्तान से वो निकल रहे थे, उस तरह के फ्री लंचेस तो देने नहीं थी, आपको ग्रांट्स देनी नहीं थी, ना ही अमेरिका जो है अब गिवन जो चीन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, कि आज अगर वो हमें ऑप्शन दे कि जी आप चीन को छोड़कर हमारी तरफ आ जाए, तो अमेरिका कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता उन्हें, चीन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो करेगा, यहाँ पर कभी भी नहीं करेगा। तो आई थिंक वो जो विजिट था शायद इसी वजह से हुआ। और उसके बाद आई एम श्योर कि जिस दिन इनको लगेगा अमेरिका को कि उनका, अब देखिए वो अपने मफाद में काम करते हैं, जिस दिन उनको एहसास हुआ
कि अब वक्त आ गया है कि हम किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस बुलाएं, उनको प्रोटोकॉल दें, तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के लिए नहीं अपने मफाद के लिए जरूर करेंगे। लेकिन गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस मुझे ऐसी कोई इंसेंटिव नहीं लगता अमेरिका की तरफ से कि उनको लगे कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को होस्ट करें वो। अब थोड़ा सा इधर दोबारा सर जी पाकिस्तान और ये खित्ते में आते हैं दोबारा आपसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपका हमने इनपुट बड़ा ज़बरदस्त ले लिया। आसिफ दुरानी साहब को हटाया गया, जो जिनको बनाया गया था, सादिक साहब थे पहले, मोहम्मद सादिक साहब थे जो अफगान इशूज़ को देखते थे, तो आसिफ दुरानी साहब को हटाया गया कि जनाब के शायद वो डिलीवर नहीं कर सके या जो एक्सपेक्टेशन थी। आपके पास अंदर की क्या खबर है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात ख़राब होते रहे हैं, तो दुरानी साहब डिलीवर नहीं कर सके, कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सके? व्हाट वर द रीजंस कि दुरानी साहब को जो हटाया गया है स्पेशल एनवे के तौर पर? आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है उसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है और किस तरीके से वो डिसअरे में है। जो प्राइमरी रीजन थी डेफिनेटली उनके कुछ इश्यूज के ऊपर इख्तलाफात थे जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं। मसलन एक इशू जिसमें वो जो पाकिस्तान ने पिछले साल गैर कानूनी तौर पर जो अफगान पाकिस्तान में मुकीम थे उनको वापस भेजा था और मैस डिपोटेशन, तो उसके वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा वो ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर कि ठीक है टीटीपी वाला जो प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान से जरूर ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि एज लॉन्ग एज अफगान तालिबान आर देयर तो टीटीपी वाला इशू तो रहेगा। तो हमें अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको बेहतर करने की जरूरत है। थर्डली जो जब वो रहे एज स्पेशल एनवॉय तो उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी पेनिट्रेशन नहीं थी, क्योंकि एज अ स्पेशल एनवॉय आपका मेन पर्पस होता ही है बुनियादी तौर पर कि आप एक राय हमवार करते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर भी अफगान तालिबान के अंदर भी कोई उनकी बहुत ज्यादा पजीराई नहीं थी, अनलाइक सादिक जिनकी काफी पर्सनल रिलेशनशिप थी अफगान तालिबान के साथ। जी 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 नहीं, मैं कह रहा था सादिक साहब को हमने देखा, उनकी परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है, मे बी रॉन्ग, उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर रही है, नज़र भी आते थे। दुरानी साहब तो कुछ नज़र भी नहीं आते थे सीन पे, ग्राउंड पे कुछ करते हुए, कुछ को डिलीवर करते हुए। तो सादिक साहब के दौर में तो हमें चीज़ें नज़र आई थी। बिल्कुल, आई थिंक जो सादिक साहब थे, एक तो याद रखना चाहिए हमें कि वो 8 साल तक पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे अफगानिस्तान के अंदर। उस वक्त ऑब्वियसली कारजाई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और उनको ये क्रेडिट जाता है। उनके दौर में मैं अफगानिस्तान भी गया था और एक तकरीब के अंदर मैंने देखा कि जब हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न अलायंस के जी वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो एक तकरीब में देखा कि वो तमाम जो वहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप थे, तमाम जो पॉलिटिकल जमातों के रिप्रेजेंटेटिव थे वो मौजूद थे वहाँ पर। और उनका क्रेडिट जो है सादिक साहब को जाता था कि उन्होंने रीच आउट किया अदर देन जो पश्तून वहाँ पर थे, जो नॉन पश्तून एलिमेंट्स थे। और फिर उसके अलावा जब ये दोहा एग्रीमेंट हुआ उससे पहले जितनी भी जो डिप्लोमेसी हुई उसमें आई थिंक उनका बड़ा एक रोल था। उनका एक्सेस था कंधार, काबुल, हर जगह। जो बंदा 8 साल तक रहा हुआ अफगानिस्तान में, एक तरह के एसेट थे हमारे, तो सादिक साहब को क्यों हटाना पड़ा? दुरानी साहब को लाने की मतलब क्यों एफर्ट की कि अब दोबारा हटा भी दिया गया? सो व्हाट वेंट रॉन्ग? कोई नाराज हो गए थे कोई उनसे, सादिक साहब से कुछ लोग? जी बिल्कुल नाराज हो गए थे, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए और उस वक्त आपको पता है कि फैज साहब और फिर इमरान खान साहब हक में थे कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, इस मसले को हल किया जाए। और जब एज पेशावर कोर कमांडर जनरल फैज जो हैं वो चले गए काबुल मिलने टीटीपी के चीफ से, उसमें उस वक्त ये स्पेशल एनवॉय थे मोहम्मद सादिक साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद सादिक साहब उस वक्त स्पेशल एनवॉय थे। इनको भी कहा गया कि आप भी चलें, एंड ही रिफ्यूज्ड। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप दहशतगर्दों के साथ, उनके चीफ के साथ आप बराह रास्त मुज़ाकरात करें। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। हमें बात करनी चाहिए अफगान तालिबान के साथ। अफगान तालिबान ने उनको वो होस्ट करते हैं, हमें टीटीपी और दहशतगर्दों से बराह रास्त बात नहीं करनी चाहिए। ये जो 35,000 वहाँ से तालिबान लाए थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान साहब और सवात में उनको बसाया गया था, जिसपे बड़ी रोला पड़ा था, तो उस पर सादिक साहब माइट बी अगेंस्ट दिस इनिशिएटिव, सो ही हैड टू लीव। बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट थे वो। उनका ये मानना था कि हमें नंबर 1 टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। अगर बात करनी भी है तो अफगान तालिबान को हम पाबंद करें कि उन पे डालें कि आप इनको कैसे हैंडल करते हैं, हम बराह रास्त वो बातचीत ना करें।
फिर वो बिल्कुल इसके हक में नहीं थे कि इन लोगों को आप वापस आने दें। उनका ख्याल था कि बल्कि एक मौके के ऊपर जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे कि शायद उस वक्त बेहतरीन मौका था कि हम जो टीटीपी की बहुत सी जो क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनको एलिमिनेट कर देते, उनको अपना मकसद हल कर लेते। लेकिन उस वक्त विद इन पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उनका ये ख्याल था कि नहीं जी, ये हम अफगान तालिबान को अभी भी वो आए हैं उनको मुश्किल में डाल देंगे। तो हमने उस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि हमने अफगान तालिबान के इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा और अपनी इंटरेस्ट को पीछे छोड़ दिया। हमेशा सर, हमेशा ऑलवेज ये मतलब ये पहली दफ़ा थोड़ा था कि हमने उनके इंटरेस्ट को हमने आगे मुकद्दम रखे और अपने इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ किया। तो अब क्या चांसेस हैं सादिक साहब की वापसी लग रही है आपको, या अगेन चैप्टर इज ऑल ओवर? क्योंकि नई कमांड, नए लोग यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस हुई हैं। नहीं, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सादिक साहब से बात हुई थी, वो तो कहते हैं कि नहीं, उनका तो बिल्कुल इरादा नहीं है कि वो वापसी करेंगे। बहरहाल इन एनी केस ये एक अहम एक पोजीशन है, तो दे नीड टू फाइंड अ गुड कैंडिडेट। और गिवन के जो अभी भी नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, शायद आपने अब टच नहीं किया जो कुछ आज पेशावर में हुआ, जो डिप्लोमेट ने ये सवाल, अगला सवाल मेरा ये था, ये पूछना था, इसलिए तो हम आपको अफगान इशू पे लेकर आए। जो आज हुआ है सर वहाँ पे अफगानिस्तान में, नहीं सॉरी पेशावर में, हाउ डू यू सी दैट? इट्स अ कंप्लीट डिफेंस। इस तरह की तवक्को नहीं की जा रही थी कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, किसी भी मुल्क का तराना हो, लीव अलोन के हमारा हो, अफगानिस्तान का हो, किसी मुल्क का भी बज रहा हो तो बंदे को अगेन खड़ा तो होना चाहिए सर। ये क्या हुआ है सर? बाय डिफॉल्ट है, बाय डिजाइन है? आई मे साउंड हार्श सर, लेकिन आई थिंक ये अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई वाले बड़ा बढ़ चढ़ कर जो बोल रहे थे कि जी अफगान तालिबान के साथ बात करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आई थिंक उनके मुंह पर बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है। एक तो उन्होंने ये तकरीब थी 12 रबीउल अव्वल की, उन्होंने ऑनर किया जो अफगान के कौंसल जनरल थे, उनको दावत दी उस तकरीब के अंदर, और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना और उस पर वो जिस जिठाई से बैठे हुए हैं और उसकी जो तौजीह पेश की जा रही है, मसलन ये आ भी नहीं रीजन कि देखें जी वो अफगान तालिबान ये समझते हैं क्योंकि उसमें म्यूजिक भी है, ये शिरक है, वो किसी के भी कौमी तराने पे खड़ा नहीं होते। मतलब ये अजीब किस्म की इनकी मंतक है कि आपको अगर आप डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होते हैं, और इनके अंदर अपनी इतनी कंट्रडिक्शन है कि अभी इन्होंने पिछले महीने एक नया मॉरल कोड जारी किया जिसमें अदरवाइज जो अफगान तालिबान के अमीर हैं वो कहते हैं कि वीडियो जो बनाना, तस्वीर बनाना हराम है, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं क्योंकि आज के दौर की ये जरूरत है तो कुछ ऑफिशियल्स को उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है आप इंटरव्यूज भी दें, आप अपनी तस्वीर भी बनवाएं। नहीं तो कमरान वो अपने तराने का क्या करते हैं? मतलब वो तो देखे ना, उनका वो इस चीज को मानते नहीं है मेरे ख्याल में। उनका तो जो पुराना जो तराना था और जो उनका झंडा भी है, जो अफगान रिपब्लिक जिसे कहा जाता था, वो तो उसको मानते ही नहीं है ना। आप अफगान क्रिकेट टीम के जो मैचेस भी होते हैं आप देखें, वो वही पुराना तराना बजता है, उनका पुराना फ्लैग जो है वो रेस करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं मानते अफगान तालिबान। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं मतलब ये एक प्रोटोकॉल होता है, आप बेसिकली आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक देयर इज अ क्लियर मैसेज, मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को और इन सारों को मिल गया है कि उन्होंने कैसे बिठा के उनके साथ शायद गंडापुर साहब ने तो सर कैसे जलील किया उनको। अभी तो गंडापुर साहब ने जाना है, काबुल जाना है, कंधार जाना है, उन्होंने वहाँ पे खुंजादा साहब जो हैबतुल्लाह उनसे बातचीत करनी है, फिर उन्होंने मुल्ला ब्रदर साहब हैं कंधार में, उनसे मिलना है। अभी तो उन्हें मुज़ाकरात करने हैं, मुलाकातें करनी है सर। तो अभी से ये डिबाकल हुआ है सर, इशू हुआ है सर। बिल्कुल, आई थिंक वो मुज़ाकरात जो उनकी सलाहियत है वो कर ही ना लें। बहरहाल उनको आई थिंक ये भी मैं आपको बात बता दूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो केपी के बहन भाई हैं, उनको बड़ा शौक है, वो बड़ा इंस्पायर करते हैं उनसे। अगर आप चले जाएं, ये भी जो अफगानिस्तान के अंदर पश्तून है, वो कहता है ये केपी वाली साइड से डेवलप लाइन से इस तरफ उनको तो पश्तून ही नहीं मानते, वो अरबी और अजमी वाला उनका हिसाब है। तो ये हम इधर बैठ के बहुत ये लोग खुश होते हैं, वो तो उनको मानते ही नहीं है जो पाकिस्तान से, इवन के जो उनके अपने लोग हैं जो यहाँ पर पैदा हुए, जो मुहाजिर हैं, उनको भी वो नहीं मानते। तो ये आई थिंक ये रियलिटी चेक जो है जो आज की तकरीब है, अफसोसनाक भी है, एक मिला है उन लोगों को जो कि बहुत एक व्यू रखते हैं कि बड़ा उनका। लास्ट क्वेश्चन सर कामरान, लास्ट क्वेश्चन। कल रशियन सीनियर एक ऑफिशियल आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पर, बताया जा रहा है एनर्जी और दीगर रिलेटेड इश्यूज पे बहुत सारे कोई मुज़ाकरात होने, चीज़ें होनी है, कोई उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर, जो कल बड़ा एक अहम दौरा हो रहा है सर? इम्पोर्टेंट है, आई थिंक उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और इस मौके के ऊपर आ रहे हैं। आपको पता है कि रीजन के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि पिछले महीने जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के,
वो पहली मरतबा सिंस 1991 जब यूक्रेन बना वो यूक्रेन गए। फिर उस विजिट के बाद जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो मॉस्को गए, उन्होंने मुलाकात की और सुनने में है कि एक दफा फिर जो मोदी हैं वो जा रहे हैं रशिया। तो इन दीज कॉन्टेक्स्ट आई थिंक ये जो विजिट है रशियन डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का इट इज इम्पोर्टेंट। और जो रही बात आई थिंक एक तो इसका रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी मसलन बहुत अरसे से एक जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है गैस पाइपलाइन वाला जो कराची से लेकर गालिबन लाहौर से मुल्तान तक एक पाइपलाइन पुराना है ये, उस पर भी बहुत पुराना एक इशू है, उस पर नहीं। और एंड देन आपको पता है कि अक्टूबर में पाकिस्तान ने SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग भी है जो चेयर करनी है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी होनी ऐसी चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट में कहा था कि आपको जो आपके दोस्त हैं उनके साथ दोस्ती मजीद बढ़ानी है, जो आपके एडवर्सरीज हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, और वो ऐसी सूरत में कर सकते हैं जब आप दुनिया की जितनी भी रीजन की और इंटरनेशनल जो बड़ी ताकतें उनके साथ इंगेजमेंट अपनी जारी रखें। बहुत शुक्रिया सर जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त अनवर इकबाल साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करेंगे ये जो लेबनान का इंसिडेंट हुआ है और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने ये सरप्राइज अटैक किया हिजबुल्लाह पर, इसके ऊपर बात करेंगे किस नौयत का ये अटैक था और क्या कह रहे हैं हिजबुल्लाह इसके बारे में कि ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फेलियर वो उसको कह रहे हैं कि दुनिया में है, जो हो सकता है ये वो है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और वाशिंगटन से बराह रास्त अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो लेबनान का वाक़या हुआ है, जिस तरह की एक पुरस्रार किस्म की कहा यह जा रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी है इसराइल की, पेजर्स हैं जो पहले गर्म हुए फिर फट गए, इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, डिटेल्स तो इस पे कोई आपको माहिर ही बता सकेगा, लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अभी जो लड़ाई है एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। आप इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करें, इसराइल कहेगा ये सेल्फ डिफेंस है, हम कहेंगे कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है, लेकिन हुआ ये है कि पहली दफा किसी जंग में इस तरह का डिजिटल हथियार इस्तेमाल हुआ है कि जिसमें आपके हाथ में जो पेजर्स हैं वो आपके हाथों में फट गए और इसमें देखते 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, तकरीबन 7 अफराद जो है ऑलरेडी हलाक हो चुके हैं। तो अब इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि मिलियंस की तादाद में, बल्कि 2 बिलियन से ज्यादा सारी दुनिया में सेल फोन हैं और वो सेल फोन जो है पेजर की निस्बत ज्यादा आसानी से फट सकते हैं, उसमें ज्यादा एक्सेसिबल हैं और उसमें ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लोड कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो 2 बिलियन के करीब सेल फोन लिए वो लोग फिर रहे हैं, वो किसी वक्त भी टारगेट किए जा सकते हैं, कहीं भी जहां मौजूद हो। अच्छा, आज ये अगर सॉफ्टवेयर या हथियार एक हुकूमत के पास आ गया है, कल किसी बड़ी कंपनी के पास आ सकता है, परसों किसी दहशतगर्द के पास आ सकता है। यानी इसकी इम्प्लीकेशंस इतनी खौफनाक हैं जिसका अभी अंदाजा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब 2 बिलियन लोग जो हैं वो चलते फिरते टारगेट हैं, जब चाहे जो चाहे उनको, अगर थोड़ा सा होशियार है, उसके पास सॉफ्टवेयर है, उसके पास अगर कैपेबिलिटी है तो उनको टारगेट कर सकता है, उनको मार सकता है। बहुत शुक्रिया अनवर भाई आपका। आप जो बता रहे हैं इट्स वेरी स्केरी, ये तो बड़ा हॉरिबल एक सिनेरियो आप बता रहे हैं जो कि ठीक भी लगता है कि इसके बाद तो पूरी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, बड़े बड़े बिग ओहदेदार हों, अगर आपके पास उनका फ़ोन नंबर्स है और ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है तो आप तो ऐसी चीज़ों का असैसिनेशन अटैम्प्ट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये तो आज जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मेरा ख्याल है वो तो हिलकर रह गए होंगे कि जनाब हमने अपने अपने हेड्स ऑफ स्टेट्स या अपने अपने डिग्निटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप। ये जो काम ऐसा है जो जिसने बिल्कुल यानी गेम चेंज कर दिया, पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया है। और वो जो साइंस फिक्शन में हम पढ़ा करते थे इस तरह की चीजें, सबसे पहले 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा, उसके बाद बड़ी चीजें लिखेंगे जिसमें ये लिखा गया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि हुकूमतें या कंपनियां भी जो हैं हर इंडिविजुअल की लाइफ को टोटली कंट्रोल कर सकेंगी। तो वो तो सामने नजर आ गया। अब आप देखें, आप पहले लोग ये कहते थे कि हाँ जी आपकी हर बात सुन सकते हैं, आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आप कहीं भी हों आपकी शक्ल लिखी जा सकती, सब कुछ जा सकता है।
लेकिन इसका प्रैक्टिकल मुजाहरा आज हुआ है कि ये तो आप कुछ भी नहीं है, आप तो कुछ भी नहीं है, आप चलता फिरता एक टारगेट है जिसको जो भी बैठा हुआ कहीं भी बटन दबाए और आप गायब। अच्छा ये बताइएगा, अभी जो बात हुई है, क्या इसराइल ने ये एक्सेप्ट किया, रिस्पांसिबिलिटी कबूल किया है कि नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम इस पर से जो रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की जो खबर है उसके मुताबिक उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम इस पर तबसरा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जो जितने लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के थे रिपोर्टेडली, मतलब मेजॉरिटी ऑफ दम जो है हिजबुल्लाह के वर्कर थे, कारकुन थे या जो भी एक्टिविस्ट थे, तो क्या ब्रीच हुआ है, कोई उनका डाटा ब्रीच हुआ है, उसके हाथ लगा है जिन्होंने ये अटैक किया है, कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो कि उसके हिजबुल्लाह के थे? आम शहरियों के बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात बताई गई, या अगर उन्होंने सबके साथ ये किया या जिनके पास पेजर थे उनको उड़ाया गया है? सर यानी पहले इसका ये मतलब होता है ना, अगर आप देखें ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले उनको मॉनिटर किया गया, डिटरमिन किया गया कि कौन हिजबुल्लाह के हैं, और जब एक दफा फैसला हो गया कि ये नंबर जो है पेजेस हिजबुल्लाह वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उनको फिर एक्सप्लोर कर दिया गया। जिस किसी ने भी किया तो इसका मतलब है फिर कि यानी बिल्कुल न सिर्फ ये कि एक तो ये सूरत थी वो भी बड़ी खतरनाक थी कि किसी इलाके में आपने फैसला किया कि ये जो इस्लामाबाद G611 है उसमें सारे पेजेस को उड़ा दिया जाए, वो भी बहुत खतरनाक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि आपको के पास ये कैपेबिलिटी है कि G611 में ये 200 आदमी जो है वो अगर पाकिस्तान रेलवे के लिए काम करते हैं तो उनको हम टारगेट कर लें। तो ये तो इस तरह का है ना, ये तो सर एक खास ग्रोह का पता लगा के उनके पेजेस उड़ा दिए। अच्छा माजी में तो अगर आप उसको इस तरह आपके यहाँ भी होगा, मैं जी सॉरी बोलिएगा प्लीज। जी उसकी दूसरी तरफ देखें ना कि सेल फोन पे तो इसको डिटरमिन करना ज्यादा आसान है। ये किसका है, आपकी तस्वीर भी आ जाती है, पेज पर तो तस्वीर भी नहीं आती, तो वो तो बहुत ज्यादा आसानी से डिटरमिन हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो सारी दुनिया को बदल के रख देगी, पूरा डिफेंस का कंसेप्ट बदल देगी। वो आप ठीक कह रहे हैं, आपके यहाँ अमेरिका में भी होगा, ब्रिटेन में भी था। उस दिन मैं किसी कोई यहाँ पावर की स्टैंडिंग कमेटी में था, वो कह रहे हैं कि ऐसे स्मार्ट आप मीटर ला रहे हैं बिजली और गैस के, कि एक मोहल्ले में अगर वहाँ पे 200 ये मीटर लगा हुआ है गैस या बिजली का और 10 लोगों को बिल नहीं दे रहे, तो सिर्फ उन 10 लोगों की बिजली या गैस बंद कर दी जाएगी, बाकी को जाती रहेगी। इट मीन्स के ये टेक्नोलॉजी तो अब आम है, मेरा ख्याल अमेरिका में, ब्रिटेन, यूरोप में भी है, हमारे यहाँ भी आ रही है। तो अगला नेक्स्ट लेवल तो यही था कि आपके टेलीफोन नंबर्स हैं, उनके पास कोई ऐसी कमांड दी गई है जो सिर्फ आपके फ़ोन पे आएगी और फट जाएगी और आप उसका टारगेट। सो वी आर कैरिंग द बम्स, ये तो अपने हाथों में हमने बम उठाए हुए हैं सर। एग्जैक्टली। अच्छा अनवर साहब, आई में आस्क कि ये इस पेजेस की भी एक बैकग्राउंड है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि मोबाइल फोन्स ना यूज़ की जाएं और ये पेजर डिवाइसेस यूज़ किए जाएं, तो एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये पेजर कॉम्प्रोमाइज थे। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। असल में देखिए, जिस तरह हमारे यहाँ ये कहा जाता, हम कहते थे कि हमारे भी एक बहुत अरसे पहले की बात है कि मुझे फोन आया एक टीवी चैनल से पाकिस्तान में कि जी आपका बीपर लेना है। हमने कहा किस चीज पे, मैंने पूछा किस चीज पे, तो कहने लगे कि जनाब वो हमारे F-16 ने अमेरिकी ड्रोन तबाह कर दिए हैं, तो आप रिएक्शन दे। मैंने कहा किसी ने रिएक्शन दिया अमेरिका से? कहने नहीं, अभी स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन नहीं बोले। मैंने कहा जनाब दो बातें जहन में रखें, ये आपके F-16 नहीं है, अमेरिका के F-16 है। अगर अमेरिकी F-16 से आप अमेरिकी ड्रोन उड़ाएंगे तो फिर आपको अनवर इकबाल के रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनवर इकबाल से पहले पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट सब बोल पड़ेंगे कि अमेरिकी हथियार से अमेरिकी हथियार मारे गए हैं और एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। और आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर आप उसको इस्तेमाल कर सकें इस तरह उन जहाजों में। तो ये तो बात ये है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। ये कंट्रोल, जो मैन्युफैक्चर, एक जो चीज जिसकी इजाद है उसका उस पर कंट्रोल होता है, जो टेक्नोलॉजी जिसकी बनाई है उसका उस पर कंट्रोल होता है। हम और आप बनाने वाले नहीं है, हम और आप सिर्फ कंज्यूमर है। जिस तरह हमारी जो फूड आइटम्स हैं या हमारे और दीगर टेक्नोलॉजी हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये वो हम सिर्फ खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम ये टेक्नोलॉजी भी सिर्फ खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हमारी उससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तकरीरें की जाएंगी, धमकियां दी जाएंगी और कहा जाएगा कि हम निस्त नाबूद कर देंगे और वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम सिर्फ
कंज्यूमर है और कंज्यूमर का जो गुड्स उसको बेची जाती है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, बेचने वाले का कंट्रोल होता है। अच्छा अनवर भाई, आपने जो बातें बताई हैं वाकई मतलब है, मैंने कहा इट्स अ वेरी स्केरी, वेरी खौफनाक। अभी शायद पाकिस्तान के लोगों को उस तरह नहीं समझ आ रही होगी जैसे आप वहाँ से बैठ के चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वार टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रही है। पहले हमने देखा ग्राउंड फोर्सेज लड़ती थी, फिर उसके बाद टैंक आ गए सर, कभी घोड़े तलवारों से काम चलता था, फिर ये ग्राउंड फोर्सेज हैं, फिर टैंक आ गए, फिर गोला बारूद हुआ सर, फिर जंगी जहाज़ है, फिर मिसाइल है, फिर ड्रोन है, तो अब ये टेलीफोन आ गए सर। आप तो टेलीफोन के ज़रिए मतलब यू कैन फाइट अ वॉर विद इन फॉरेन कंट्री। आप किसी जगह से बैठ के किसी अपने दुश्मन मुल्क में ये सारी की सारी वार जो है ना, बगैर वहाँ पे इन्वेड किए ड्रोन जहाज़ कुछ भेजे हुए आप तो बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं सर। इट्स अ वेरी वेरी स्केरी, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ सर। ये तो जंगी टेक्नोलॉजी बदल के रख दी सर इन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो यही होता है ना, यही होता है, यही फर्क होता है इस्तेमाल करने वाले में और बनाने वाले में। तो अब क्या होगा सर जी, अमेरिकन इस पे वरीड होंगे क्योंकि उनको लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट है। काल को जैसे हमें बताया जाता है इतनी बड़ी फिल्में बनी है, न्यूक्लियर थ्रेट पे बम लेके फिर रहे हैं लोग वहाँ पे न्यूयॉर्क में गलियों में, तो उन्हें अब ये भी खतरा हो जाएगा, टेररिस्ट भी ये यूज कर सकते हैं सारी चीजें सर। सो अमेरिकन माइट बी वेरी वरीड। बिल्कुल ये है, ये तो फिर होता है, तलवार तो दो धारी होती है, इधर भी चलती है उधर भी चलती है, तो इनको ये सोचना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज नहीं बनती जिसकी नकल नहीं की जा सके। वो पीछे रह जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो कर लेंगे नकल और उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें डरा दिया भाईजान। वेरी वेरी स्केरी, सीरियसली मैं खुद डरा हुआ हूं, अल्लाह रहम करे। इट्स वेरी स्केरी, वेरी बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे, क्लासेस साहब से उनका तज्जिया जानेंगे कि ये आईनी तरमीम का मामला जो है ये तो कुछ का कुछ शक्ल इख्तियार कर गया है। अब एक नया ड्राफ्ट है जिसके ऊपर बिलावल भी काम कर रहे हैं, फिर एक ड्राफ्ट है जिसके ऊपर मौलाना काम कर रहे हैं, फिर इसका एक मुश्तरका ड्राफ्ट निकलेगा। इसकी क्या डिटेल्स हैं ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, ये जो पूरा ये मामला रहा आईनी तरमीम वाला, और वैसे भी जो हमने देखा कि पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह वक्तन फ़वक्तन चेंज होता रहा, स्टेप बाय स्टेप उसमें हमने देखी डेवलपमेंट्स आई। ये जो स्ट्रैटेजी थी बानी पीटीआई की वर्सेस शहबाज एंड कंपनी, कैसी रही? मेरा ख्याल है अब तक, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा स्टेप वाइज देखें तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी एफर्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल रही हैं, ज़्यादा इफेक्टिव रही हैं, और उन्होंने जेल से बैठकर जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब एंड मैनी मोर ये एक साइड पे थे और वो अकेले एक साइड पे थे पीटीआई, और पीटीआई के पास मौलाना साहब को देने को कुछ नहीं था, इनके पास बहुत कुछ था हुकूमत के पास। इसके बावजूद भी पूरा एक हफ्ता लगा के, वीकेंड लगा के हुकूमत रिजल्ट नहीं ले सकी, तो वक्ती तौर पर इमरान खान साहब की फतह कहलाई जा सकती है, नंबर एक। दूसरी बात यह है, इसलिए भी इमरान खान साहब की ये फतह बड़ी लगती है कि खान साहब का और मौलाना साहब का एक माजी है, दोनों माजी में एक दूसरे पे बड़े शदीद इल्जामात भी लगाते, बिटर भी है और बड़ा पर्सनल भी है, नेम कॉलिंग भी होती रही। अब टीवी पे बैठ के हम अच्छा नहीं लगता कि वो बताएं खान साहब क्या कहते थे या वो खान साहब को कहाँ से किसके साथ अटैच करते थे, हम इस बात को छोड़ देते हैं। और दोनों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में हैं, कोलाइड करते हैं। मतलब केपी में देखें अगर तो दोनों की इन्होंने इमरान खान साहब ने उनका वोट बैंक जो है ना जमात इस्लामी और जेयूआई का उन्होंने छीना है। उन्होंने वहाँ पे अगर देखा जाए ना ज़्यादा वोट बैंक जो है उन्हीं का था जो इन्होंने ले लिया, खान साहब ने ले लिया। उन्हीं के वज़ीर आला थे ना माजी में, उनकी जगह तीसरी दफ़ा इनका वज़ीर आला बन गया। ना जमात इस्लामी का वज़ीर आला बन रहा है, ना एमएमए का बना है, ना जेयूआई का बन रहा है। सो गुस्सा तो है, एंगर भी है, इसलिए एक दूसरे को तकरीरें करते हैं क्योंकि वहाँ पे बैटल ग्राउंड है। और दोनों जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, दोनों एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्ज़ाम भी लगा रहे थे। मौलाना कह रहे थे कि मुझे हराया गया और इमरान खान को सीटें दी गई हैं पीटीआई को, पीटीआई कह रही थी हमारी सीटें ज़्यादा बनती थी, मौलाना साहब को खुश किया गया। सो दे वर अक्यूजिंग ईच अदर, लेकिन उनका एक मुश्तरका बैटल ग्राउंड बन गया रिगिंग के खिलाफ। उन्होंने रिगिंग तो हुई, हमारे खिलाफ हुई है या आपके हुई है, रिग्ड तो हुए हैं और करने वाले ये लोग थे। सो दोनों ने एक अपना मुश्तरका तौर पर, आपको याद होगा उन्होंने इकट्ठे भी हुए, मिले भी सही। उसके पीछे अब रीजनिंग क्या थी वो एक अलग चीज़ है। अब इमरान खान साहब को पता था कि मौलाना साहब ज़्यादा देर तक रजिस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वही वाली बात, इमरान खान साहब के पास मौलाना को देने के लिए कुछ नहीं था, हुकूमत के पास बहुत कुछ ओहदे थे। इसके बावजूद खान साहब ने ज़ीरो मतलब है उससे शुरू हुए हैं, उनके पास कोई बड़ी एक क्लाउड नहीं था, वो ज़ीरो से शुरू हुए हैं। ज़ीरो से लेकर अब वो यहाँ तक आ गए, उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को बड़े बुरे तरीके से वक्ती तौर पर उन्होंने पीछे धकेल दिया। हालांकि इसके पीछे क्या था,
दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे थे। पावर इज ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल। सबसे बड़ा सियासतदान वही होता है जो किसी दूसरे को इस्तेमाल कर सके और हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट इनके तो थे नहीं। मैंने कहा वो क्या था, मौलाना को ये थी कि मुझे इन्होंने उस समय बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जरदारी साहब ने, और इन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुझे पावर शेयरिंग में नहीं आने दिया, मुझे इस्तेमाल करके डंप किया। मौलाना साहब एक जख्मी अपने वुंडेड एक टाइगर की तरह बैठे हुए थे कि भाई मेरे साथ तो ज्यादती हो गई है। तो उन्होंने खान साहब को भी यही लगा जनाब कि वो भी वुंडेड थे। उन्होंने कहा मैं इनको मौलाना को इस्तेमाल कर सकता हूँ अगेंस्ट हुकूमत। मौलाना को था कि मैं खान साहब का प्रेशर दबाव जो है ना वो यूज कर सकता हूँ हुकूमत। दोनों हुकूमत को दबाने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली। मौलाना साहब की अपनी कोशिशें थी कि मुझे इनको जब इनको पता चलेगा मैं इनके साथ मिल रहा हूँ तो ये डरेंगे, मेरे पास स्ट्रीट पावर है। खान साहब को पता, खान साहब के पास स्ट्रीट पावर अच्छी बुरी उनके पास मौजूद है। सो उन दोनों के जो मफादात थे एक दूसरे को इस्तेमाल कर। मौलाना साहब को पहले दिन पता था मैंने इमरान खान स्टीम मिल के सही स्टीम बना ले, लंबा नहीं चलना हमने। इमरान खान साहब को पता था मेरे साथ लंबा नहीं चलना। कोशिश थी उनकी कि तोड़ा जाए इनको इतिहास से। वो तोड़ने से पहले टूट चुके थे क्योंकि उनको हुकूमत जो है वो अपने साथ ही लेकर नहीं गई। पावर शेयरिंग टूटे हुए थे, अब खान साहब अपने साथ मिला रहे थे, जो कि मेरा ख्याल है, माई व्यू, एक अननेचुरल एक अलायंस था इनका दोनों का। वो पॉलिटिकली तौर पर उसकी रीजनिंग मैंने बता दिया कि दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के साथ वो चल भी पड़ी तो कुछ दिनों बाद फिर लड़ाई फड्डा हो जाएगा। उनको सूट नहीं करता, उनको सूट नहीं करता क्योंकि वोट बैंक एक है दोनों का। सो दोनों ने अपना अपना वोट बैंक काटना है, ये मुमकिन ही नहीं है। नुकसान जो था वो हुकूमत का होना था, जो कि हुआ है। भाई आपके वो थे पार्टनर थे, आपके वो अलाइज थे, आपके साथ खड़े हुए थे। ऐसा क्या पड़ा है आपसे, क्या ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं कि इमरान खान साहब उनको ले उड़े हैं मौलाना को। मौलाना साहब को तो आपके साथ बैठे रहना चाहिए था, पीडीएम में आपके साथ बैठे रहे। इमरान खान साहब के साथ 4-4.5 साल, जो 3.5 साल थे वो लड़ते, 3.5 साल वो, 2 साल बाद 1.5 साल पीडीएम का। 5 साल से तो मौलाना साहब और आप इकट्ठे हैं सड़कों पे या हुकूमत में। अब अचानक को इमरान खान साहब को, सो द फॉल्ट लाइज एट द एंड ऑफ जरदारी साहब। ये उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब, गलती इनकी है। इसमें मौलाना साहब का मैं कोई कसूर नहीं समझता। आपने खुद धकेला उनको इमरान खान की तरफ लेकर। मिस हैंडलिंग, इट वाज डिलिबरेट। भाई मिस हैंडलिंग एक चीज होती है, गलती होती है, एक ब्लंडर होता है। मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। एक प्लानिंग के साथ मिस्टेक की जाती है, वो बड़ा फर्क है। इंटेंशनल अनइंटेंशनल मिस्टेक्स में बड़ा फर्क होता है। गलती हो जाती है इंसान से, एक होती है कि सोच समझ के गलती की जाती है, वो गलती नहीं होती, वो प्लानिंग होती है जिसको आप कहते हो आई एम सॉरी मुझसे गलती होगी। ये प्लानिंग वाली गलती थी हुकूमत की। इन्हें पता था मौलाना साहब में क्या कैपेसिटी है, इनमें कितना, इनमें गन पाउडर है, बरूद है, इनके पास क्या कुछ है, और ये हमारा आशा नशर कर देंगे। जब मौलाना साहब वहाँ तकरीरें कर रहे थे और इनकी असम्बली को कह रहे थे वोट बेचे गए हैं या खरीदे गए हैं, फौजियों पर उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने वोट पे उन्होंने पैसे लेके उन्होंने ये लोगों को जितवाया। ये बहुत बड़ी तकरीरें थी। तो सिम्टम्स तो मौलाना साहब आपको दे रहे थे कि आपको मतलब वो फेंक रहे थे गोला बारूद, आपने जो पिक की है तो उनका कसूर तो नहीं है। सो मौलाना साहब ने इस वक्त इनको टफ टाइम दिया है, उसके पीछे मेन रीजन, ज्यादा देर दे नहीं सकेंगे, मैं फिर कहता हूँ। अच्छा, अब जो उन्होंने नई स्ट्रेटेजी मौलाना साहब ने लेकर आई है, जो मैं जिस पे आपसे ब्रेक में बात भी हो रही थी, वो यही है कि अब बिलावल साहब और मौलाना साहब ने एक वाया भटिंडा एक रास्ता निकाला है। इस बार पहला राउंड तो इमरान खान साहब ने जीत लिया है, He has won it। वो चाहे मौलाना साहब के अपने मफादात थे, बैरून मुल्क से कॉल आ गई, किसी वजीर ने बता दिया जी ओ जी अस्सी मौलाना साहब ने मैनेज करो, अस्सी जी मौलाना साहब का बंदोबस्त कर रहे हैं ना, पंजाबी में हम भड़के मारने के शौकीन है। ऐसी बातें मतलब आपने बताएंगे जबकि मौलाना साहब को हमने किसी मुल्क का फ़ोन कराया है, अब मौलाना साहब को वो नहीं बोलेंगे हमारा साथ देंगे, तो मौलाना साहब के भी फॉलोअर है। मौलाना साहब ने ये समझा होगा ये तो वही काम कर रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ था 9/11 के बाद। रिचर्ड आर्मिटेज ने जो एक टेलीफोन कॉल की थी, आज तक मशहूर ज़माना, कि वो उसमें कहा था ये जो है ये जनरल मुशर्रफ एक कॉल पे ढेर हो गए थे अफगानिस्तान वाले मसले पे, जो अड्डे वगैरह दिए थे, कि एक कॉल आई थी यूएसए से और पूरा जनरल मुशर्रफ ढेर हो गए थे। आप भी तो वही बात कह रहे थे मौलाना साहब पे कि मौलाना साहब को अरब मुल्क से कॉल आई और मौलाना साहब ढेर हो गए। अब मौलाना साहब ने अपने पीछे ये तो नहीं लगवानी थी कॉल को जी मौलाना साहब को कॉल आई थी और मौलाना साहब भी ढेर हो गए जैसे जनरल मुशर्रफ से। He needed it. He's a politician. उनके भी वर्कर है, उनके भी फॉलोअर है, उन्होंने भी 2-4 बंदों में उठना बैठना है। पूरे केओस में क्लास साहब ये कोई इम्कान मौजूद है कि जो हुकूमत के पास जो इत्तेहादी हैं वो भी कहीं खिसक लें? वो क्या कर लें? वो खिसक जाएं, वो मौलाना की तरफ चले जाएं। भाई बात सुने, या शहद की मक्खियों का छत्ता किसके पास है? हुकूमत के पास है। ओहदे देना, वजारतें देना, गवर्नरशिप, वजीर आला, जो भी मतलब नेम एनीथिंग,
जो भी मतलब ओहदे दिए जा सकते हैं, अनाउंस्ड अनअनाउंस्ड, टेबल के नीचे से ऊपर से हुकूमत दे सकती है। इमरान खान साहब या मौलाना साहब तो कुछ नहीं दे सकते। बात को थोड़ी सी उसकी डेप्थ में जाएं। और पॉलिटिक्स की जाती है पावर के लिए, ओहदों के लिए, पैसों के लिए, रोब के लिए, दबदे शान बान मतलब ठाठ के लिए की जाती है, कुछ सड़कों पे मार खाने के लिए नहीं की जाती, ये ध्यान में रखें। इसलिए कोई नहीं जाएगा मौलाना साहब के साथ मिलने के लिए जी, या मौलाना साहब के साथ जा रहे हैं और वहाँ पे सड़कों पे, नो। हर कोई अपनी कीमत थोड़ी सी बढ़ा देगा, वैल्यू बढ़ गई सबकी, नो डाउट। लेकिन जो असल अब एक नया एक प्लान लेकर आ रहे हैं मौलाना साहब भी अपनी, उनको पता है कि गेम फैला तो बैठे मौलाना साहब, ठीक है, समेटना कैसे? अब समेटना कैसे? मौलाना साहब ने अब समेटना है, इसको समेटेंगे वो समेटेंगे कैसे? अजी आज आपने उस पर टिकर चलते देखे होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग, वहां से क्लू लें जरा। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जनाब एक ड्राफ्ट हम तैयार कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट मौलाना कर रहे हैं, और फिर हम बैठेंगे, नोट्स एक्सचेंज करेंगे, मुश्तरका ड्राफ्ट लाएंगे। अब इसके पीछे जरा इनकी समझदारी देखें। हुकूमत निकल गई दरमियान में से, ठीक है, कहीं मेंशन नहीं है कि हुकूमत भी कोई ड्राफ्ट बना रही है नहीं बना रही, हुकूमत का ड्राफ्ट हो गया डंप। अब मौलाना साहब का और बिलावल साहब का ड्राफ्ट आएगा। ये कल को अगर मौलाना साहब की पार्टी ये कोई बैठ के और 19-20 वही कुछ होगा जो हुकूमत चाहती है, ये जाके सबमिट करेंगे और हुकूमत को कहेंगे अब आप वोट डालें। ये दोनों मिलकर जाएंगे मौलाना साहब और बिलावल साहब हुकूमत से वोट मांगने कि हमारा ड्राफ्ट है, आप वोट डालें। हुकूमत 2-4 दिन नखरे करेगी और फिर कहेगी ठीक है ये वोट डालते हैं, तो फिर कहा जाएगा जनाब ये तो मौलाना साहब का ड्राफ्ट था, मौलाना की तरमीम है, हुकूमत को झुका दिया जनाब। मुझे तो ये गेम इंटरेस्टिंग अपकमिंग डेज में देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन बनती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।